NIOS क्लास 12 इंग्लिश के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपको उनका आंसर्स कैसे देना है। मैंने इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है जिसके अंदर मैम ने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे और पूरा आपको सोल्व करके बताया हुआ है। बस आपको एक काम करना है कि आपको बस फॉर्मेट पता होना चाहिए। अगर हर एक चीज का फॉर्मेट पता है कि एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, पैसेज वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, अगर कोई फिल इन द ब्लैंक्स आ गया या ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन है, आर्टिकल, एसे, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस, राइटिंग स्किल्स के क्वेश्चन अगर आ गए तो आपको आंसर कैसे देना होगा, क्योंकि एज इट इज सेम कोई क्वेश्चन तो आता नहीं है, कहीं से भी आपको उठा के दे देंगे। इसलिए जो एनएस बोर्ड के द्वारा सैंपल पेपर दिया गया है, एक बार आपको मैं इसको ही समझा देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आपको आंसर कैसे देना होगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इंग्लिश में आपके 80 to 90% कहीं नहीं गए। तो अगर आपने इस वाले वीडियो को देख लिया है तो आज इस वाले वीडियो को देखने के बाद आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर में 45 क्वेश्चंस आएंगे टोटल और पूरा क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। अब पार्ट ए और पार्ट बी को समझते हैं पहले। ये पूरे क्वेश्चन पेपर का सबसे मेन चीज है। आप एक बार जरा इस पे ध्यान दीजिए। पार्ट ए के अंदर सेक्शन ए से लेकर सेक्शन ई होगा और पार्ट बी के अंदर भी सेक्शन ए से लेकर सेक्शन ई तक क्वेश्चंस होंगे। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि अगर देखा जाए तो सेक्शन भी सेम है और इन सेक्शन के नेम भी सेम ही है। इन सेक्शन में डिफरेंस ये है कि सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का मतलब होता है जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होगा, पैसेज भी होगा तो एमसीक्यू होगा। उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उनमें एक आपको टिक लगाकर सही आंसर देना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ट्रू एंड फॉल्स होगा, दैट मींस आपको सही और गलत बताना होगा, मैच द कॉलम होगा। ये सब कुछ आगे मैं आपको करके बताने वाला हूँ। एंड 1 वर्ड आंसर्स होंगे, दैट मींस एक क्वेश्चन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि 1 वर्ड में इसका आंसर दीजिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जिसमें आपको एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि आपको ऑप्शन दिया जाता है और उन्हीं में से आपको आंसर लिखना होता है। अब ये हो गया आपका पार्ट ए। अब पार्ट ए में जो अलग अलग सेक्शन में क्वेश्चन आ रहे हैं ये अभी आपको मैं आगे करके दिखाने वाला हूँ। ब्रीफ में आपको समझा दिया मैंने कि पार्ट ए में कैसे क्वेश्चन आएंगे। पार्ट बी में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनमें आपको आंसर लिखना होगा प्रॉपर वे में। तो ये हो गया पार्ट बी। तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में कैसे क्वेश्चन आएंगे अब एक एक करके आपको मैं करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट ए यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। ध्यान रहे ये हमारा न्यू पैटर्न है। अब इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, नॉट इवन इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले हम समझते हैं पार्ट ए का सेक्शन ए। सेक्शन ए का जो सबसे पहला पार्ट है वो है प्रेस्क्राइब टेक्स्ट, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इसका मतलब होता है कि क्वेश्चंस आपके बुक से आएंगे। अब वो जो क्वेश्चंस होंगे ये होंगे पोइट्री के और प्रोज के। अब पोइट्री के 5 क्वेश्चंस होंगे और प्रोज के 9 क्वेश्चन होंगे। अब इनका मतलब क्या होता है? देखिए, पोइट्री का मतलब होता है कि जो आपका सिलेबस है उसके अंदर कुछ पोएम्स दी गई होती है, उन्हीं पोएम्स में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और प्रोज का मतलब होता है कि आपके सिलेबस में चाहे वो स्टोरीज हो या पोएम्स हो, उनमें से कोई सा भी स्टैंजा उठा के देंगे ये और आपसे कहा जाएगा पैसेज के फॉर्म में कि इन क्वेश्चन का आंसर दीजिए पैसेज को पढ़कर। यही होता है प्रोज। अब कैसे क्वेश्चन होंगे एक बार आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये पोएम से आया हुआ है, क्योंकि कहा गया है कि 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग है पोएट्री या दैट मींस पोएम से आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज द पोएट ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। यानी कि आपके सिलेबस में एक पोएम दी गई है जिसका नाम ये है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके पोएट कौन है। आप अपना सिलेबस पढ़ोगे या आपने पढ़ लिया है तो आपको इसका नाम याद हो जाएगा। इसका ऐसे आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर जी। इन्होंने इस पोएम को लिखा है। सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स में होंगे। टोटल 14 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सेकंड जो क्वेश्चन है वही पोएम से ही है, माय ग्रैंड मदर्स हाउस। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? व्हाट इज द ग्रैंड मदर बेगिंग फॉर इन द पोएम माय ग्रैंड मदर्स हाउस। यानी कि जो ग्रैंड मदर यानी जो दादी जी है वो किस चीज के लिए तरस रही है, वो क्या चाहती है। तो आपको सीधा इनका आंसर देना है 1 वर्ड में, लव। अगर आप इस पोएम को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। तो मैं इस तरीके से आपको एक एक 2 क्वेश्चन सॉल्व करके ही बता दूंगा ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सको। तो इस तरीके से जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन होंगे ये पोएम से ही आएंगे, जिसमें पोएट की डिटेल्स या उस पोएम के बारे में आपसे पूछा जाएगा जो आपके सिलेबस में दिया गया है पब्लिक एग्जाम्स वाले कॉलम में। अब हम जानते हैं जो प्रोज वाले में बताया गया आपको, यानी क्वेश्चन नंबर 6 और जो 7 है ये प्रोज के रूप में आएगा। इसका मतलब होता है कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा और इस पैसेज को आपको रीड करना है और इस पैसेज को रीड करने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का आपको आंसर देना है और ये क्वेश्चन इस पैसेज में से ही बना हुआ है। जब आप पैसेज को पढ़ लोगे तो आप इन क्वेश्चन का आंसर इजिली दे पाओगे। जैसे कि एक बार हम इस पैसेज को रीड करते हैं। पैसेज में कहा जा रहा है कि एजुकेशन एज कॉमनली अंडरस्टूड बाय पीपल मींस एक्वायरिंग सर्टेन नॉलेज
एंड स्किल्स इन ऑर्डर टू अर्न देयर लिविंग। यानी लोग ये समझते हैं एजुकेशन को कि अगर हम कुछ नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं, कुछ नॉलेज ले लेते हैं, हम स्किल ले लेते हैं तो हम इससे कमा सकते हैं, यानी पैसे कमाने का जरिया एजुकेशन है। बट आगे ये कहा जा रहा है दैट इज ओनली वन पर्पज ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का सिर्फ ये एक पर्पज हो सकता है, लेकिन एजुकेशन का मतलब सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं होता। एजुकेशन जो ओवरऑल जो हमारी पर्सनैलिटी है ये उसको डेवलप करती है, वो हमारी इमोशंस एंड फीलिंग्स को भी डेवलप करती है। हम चीज़ों को समझते हैं, क्या रॉन्ग है और क्या राइट है, हम इसमें डिफरेंस कर पाते हैं। तो हम सिर्फ वेजेस का मतलब होता है सैलरीज, तो हम सिर्फ सैलरीज के लिए नहीं पढ़ते, हम अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी पढ़ते हैं, चीज़ों को समझने के लिए पढ़ते हैं ताकि हम लोगों से इंटरेक्ट कर पाए। तो इस पैसेज का मीनिंग समझ लेने के बाद एक बार आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहा जा रहा है, आइडेंटिफाई द ट्रू एंड फॉल्स सेंटेंसेस। अब आपसे ट्रू एंड फॉल्स पूछा जा रहा है। अभी आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो फर्स्ट पॉइंट में आपसे ये कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज एजुकेशन इज ओनली टू गेन नॉलेज एंड स्किल्स। यानी कि इस पैसेज के अकॉर्डिंग क्या एजुकेशन का सिर्फ यही मतलब है कि नॉलेज और स्किल्स प्राप्त कर लेना? बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि एजुकेशन का सिर्फ ये वन पर्पज है। एजुकेशन हमें इमोशंस, फीलिंग एंड हमारी पर्सनैलिटी डेवलप करने में हमारी हेल्प करता है ताकि हम सोसाइटी से इंटरेक्ट कर सके और सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को समझ सके। तो एजुकेशन तो बहुत चीजें सिखाता है हमें। तो इस प्रकार ये क्या है, ये फॉल्स है। एंड नेक्स्ट पॉइंट में द पैसेज बिलीव्स दैट इमोशंस एंड फीलिंग्स शुड बी डेवलप्ड। आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो ट्रू होगा वो लाइंस आपको इस पैसेज में मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे यूज किया गया इमोशंस एंड फीलिंग्स शुड बी डेवलप्ड। अब जरा यहाँ पे आइए, देखिए इमोशंस एंड फीलिंग्स डेवलप, ये वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। दैट मीन्स ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि पैसेज में बताया गया है कि एजुकेशन से हमारी इमोशंस एंड फीलिंग्स भी डेवलप्ड होती है। एंड इसके बाद थर्ड पॉइंट है इमोशन डज नॉट हेल्प टू इंटरेक्ट विद फेलो थिंग्स। इसका मतलब क्या है, यानी कि इमोशंस क्या हमें हेल्प नहीं करती किसी और से इंटरेक्ट करने में? तो भाई ये तो बिल्कुल फॉल्स है, दैट मींस ये तो गलत है। देखिए पैसेज के सबसे एंड में दिया गया है कि सोशल बीइंग्स यानी कि जो सामाजिक प्राणी है, हम और आप जैसे लोग, एबल टू इंटरेक्ट विद फेलो बीइंग्स। दैट मींस एजुकेशन हमें हेल्प करता है और लोगों से इंटरेक्ट करने में। तो ये यहाँ पे बताया गया, इसलिए ये फॉल्स है। एंड इसके बाद जो 7th क्वेश्चन है वो भी इस पैसेज में से ही आया है। जैसे चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। दैट मींस आपसे कहा जा रहा है कि वेज अर्निंग मशीन इज रेफरेंस टू पीपल। ये देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया था, वेज अर्निंग मशीन। तो आपको बताना है इसके अंदर कि वेज अर्निंग मशीन का मतलब क्या है। वेज का मतलब आपको मैंने बताया था ना, सैलरी होता है। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से वेज किस चीज को डिफाइन करता है। आपको मैंने बताया था सैलरी इसको डिफाइन करता है। तो आपको बताना है ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, डिफाइंड बाय देयर सैलरीज, यानी जो हम काम करते हैं उसी को हम वेज कहते हैं, दैट मीन्स उसी को हम सैलरीज कहते हैं। तो इस प्रकार मैं आपको आंसर करने का तरीका बता रहा हूँ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आपके सिलेबस में एक स्टोरी दी गई है, एक चैप्टर है माय सन विल नॉट बी अ बैगर बी। अब इस चैप्टर से ही आया हुआ है एक मैच द कॉलम, दैट मीन्स आपको मैचिंग करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको बताना है इसके अंदर कि ये किस में जाएगा और ये किस में होगा, ये किस में होगा। जैसे आपने अभी चैप्टर नहीं पढ़ा तो आप अभी नहीं दे पाओगे, और जब आप इस चैप्टर को रीड कर लोगे तो आसानी से आप इसका आंसर दे दोगे। बहुत ईजी चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। जैसे जो मदर होती है वो हर टाइम चिल्लाती है, रोती रहती है, तो द मदर बी वाले ऑप्शन में जाएगा। तो आपको इस तरीके से मिलान कर देना है। और जो सेकंड वाला ऑप्शन है द सिस्टर्स, ये जाएगा सी वाले ऑप्शन में। इस तरीके से आपको मैच कर देना है। और जो थर्ड वाला है ये जाएगा डी वाले ऑप्शन में, आपको इस तरीके से मैच कर देना है। और जो फोर्थ है ए में जाएगा ये। बट आपको आंसर कैसे लिखना होगा एग्जाम के अंदर, आपको ये सारे क्वेश्चंस नहीं लिखने होंगे एग्जाम के अंदर। आपको जैसे मान लो कि ये ऑप्शन नंबर 1 था, ये बी में मिला हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है पहले आंसर 1 इसमें गया बी में, फिर आपको बताना है कि जो सेकंड है ये गया सी में। आपको इस तरीके से आंसर देना है। एंड अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये बताता है हमें चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। दैट मीन्स आपको इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट वर्ड्स ऑफ आंट प्रेमिलास हट आराधना द मोस्ट। दैट मीन्स आपको बताना है कि जो आंट प्रेमिला है इनकी कौन सी जो बात है वो आराधना को काफी हट करती है। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि पार्ट ए का जो सेक्शन ए है इसमें सारे क्वेश्चंस आपके बुक से आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पॉइंट का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि परमिला आराधना को कहा करती थी कि आराधना काफी पतली दुबली है और काफी सांवली यानी काली है। यही वो लाइन है जो आराधना को हट किया करती थी। तो आपको इसका आंसर कैसे देना है, आंसर नंबर 9 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर है ए। अगर टाइम मिलता है तो आपको इस ए को पूरा लाइन को लिख देना है, अदरवाइज आप ए लिखकर भी छोड़ सकते हो, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिस वजह से क्वेश्चन लिखने में टाइम चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए 2 मार्क्स के। 1 मार्क का ये वाला क्वेश्चन हो गया और 1 मार्क का आपका ये वाला क्वेश्चन है। इसमें भी सेम इस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है। हमने सेक्शन ए को अच्छे से समझ लिया, जिसके अंदर आपके सिलेबस में जो स्टोरीज, स्टैंजा, जो पोएम्स दिए गए हैं
उनमें से क्वेश्चंस बन के आएंगे। इसी को कहा जाता है प्रिस्क्राइब टेक्स्ट। सेक्शन बी को कहा जाता है नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट। दैट मींस अब आपके बुक से क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपके सिलेबस से नहीं आएंगे। जनरली जो इंग्लिश के पैसेज होते हैं ये उनको उठाकर देंगे जो मोरली रूप से सही हो, और उनमें से ही आपको क्वेश्चन बनाकर देंगे जिनका आंसर आपको पैसेज को अच्छे से पढ़कर देना होगा। जैसे यहाँ पे एक पैसेज दे दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि आप इन पैसेज को रीड कीजिए और क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है उनका आंसर दीजिए इस पैसेज को रीड कर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड कर लेना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो आपसे पूछा जा रहा है। इसके बाद आपको पैसेज को रीड करना स्टार्ट करना है ताकि जो क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है आपको जल्दी से उनका आंसर मिल जाए। एग्जाम के टाइम में पूरा पैसेज पढ़ो इतना टाइम नहीं होता, इसलिए क्वेश्चंस को पढ़कर आंसर को रीड कीजिए। देखिए इस पूरे पैसेज को मैंने रीड कर लिया है इस वीडियो को बनाने से पहले। इस पैसेज में कहा जा रहा है कि जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो कोई रोबोट नहीं है। एक इंसान के पास उसकी फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं एंड ड्रीम्स भी होते हैं जो हमें रोबोट या किसी भी मशीन से अलग करती है। आगे इसमें कहा जा रहा है एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए इंसान के पास एक क्वालिटी होनी चाहिए जिसमें सबसे बड़ी क्वालिटी है प्रिजर्वेशन की। इसका मतलब होता है पेशेंस की। हमारे पास धीरज नाम की चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक बार में सक्सेस नहीं हुए तो हम हार मान ले, दोबारा कोशिश करो, तीसरी बार कोशिश करो, कोशिश करते जाओ जब तक आप सक्सेस ना हो जाओ। किसी चीज के लिए कोशिश करने का मतलब ये नहीं है कि आप हार गए। इसका मतलब है आप कुछ अचीव नहीं कर पाए तो आपको सीख गए। आप उसको हार में नहीं बल्कि उसको सीख में बदलो। दैट मींस क्यों डरते हो, लाइफ में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। ये बहुत फेमस लाइन है। इस पैसेज में कहा जा रहा है कि एक इंसान के सक्सेस के लिए उसके अंदर 7 क्वालिटीज होनी चाहिए। अब वो 7 क्वालिटीज क्या क्या है वो यहाँ पे आपको बता दिया गया। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें एक एग्जांपल दिया गया फेलियर का। एक इंसान फेल होते हुए भी बाद में जाके उसको सक्सेस मिल जाती है जब वो कोशिश करते रहता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है थॉमस एडिसन का। इस एग्जांपल में ये बताया जा रहा है कि थॉमस एडिसन के द्वारा 1000 बार प्रैक्टिस की गई, कोशिशें की गई, तब जाके लाइट बल्ब जो आज हम बल्ब देखते हैं अपने घरों में लगे हुए, तब जाके इसका इन्वेंट हुआ, इसका आविष्कार किया गया। यानी कि इससे पहले 999 बार ये फेल हो चुके थे, लेकिन 1000वां जो अटेम्प्ट था इनका उसमें ये पास हो गए। इसका मतलब हम कह सकते हैं हमें कोशिश करते रहना चाहिए। अगर हम उसमें फेल होते हैं तो हमें सीख मिलती है। हमारा जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा हम उसमें पास जरूर होंगे। यही इसमें बताया जा रहा है, इसमें हम सक्सेस जरूर होंगे। तो इस तरीके से आपको इस पैसेज में ये बताया गया है। फेलियर से हम डरे ना, हम उसका सामना करें। अब क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपको इस पैसेज को पढ़कर ही बताना है। अब इस पूरे पैसेज को हमने समझ लिया है, जैसा कि आपको मैं एक सॉल्व भी करते हुए जा रहा हूँ ताकि चीजें आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेस, यानी कि आपको कहा जा रहा है ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से कोई से भी 3 आपको अटेम्प्ट करना है। मैं आपको चारों करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है डैश वाज क्रिएटेड आफ्टर मैनी अटेम्प्ट्स। हमने इस पैसेज को पढ़ा है मैनी अटेम्प्ट्स के बाद लाइट बल्ब बनाया गया। तो इसका ठीक आंसर क्या है, लाइट बल्ब वाज क्रिएटेड आफ्टर मैनी अटेम्प्ट्स। बहुत इजी आंसर है, बस आपको ध्यान रखना। ये देखिए यहाँ पे दिया है ना ऑप्शन, तो आपको इस तरीके से डैश के अंदर आपको इसका आंसर फिल कर देना है। आपको एग्जाम में लिखना होगा आंसर नंबर 10 फर्स्ट पॉइंट का आंसर क्या है, लाइट बल्ब। अब आगे के लाइंस पे आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा वो, क्योंकि आपको सिर्फ डैश को फिल करना है यहाँ पे। अब सेकंड जो पॉइंट है, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, देयर इज टोटल डैश क्वालिटीज हैज द की टू पर्सनल सक्सेस। यानी कि इसमें सक्सेस से कितनी क्वालिटीज बताए गए हैं इस पैसेज के अंदर। बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी कि 7 क्वालिटीज बताए गए। तो देयर इज टोटल 7 क्वालिटीज एज द की टू पर्सनल सक्सेस, ये आपको बताना है। एंड थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, द रीजन व्हाई यू आर नॉट अ रोबोट इज बिकॉज, हम रोबोट क्यों नहीं है, बिकॉज वी हैव इमोशंस। अब देखिए इस पैसेज में बताया गया था स्टार्टिंग में ही हम रोबोट नहीं है, हमारे पास इमोशंस है, इसलिए हम एक इंसान है। आपको क्या बताना है, वी हैव इमोशंस। एंड फोर्थ पॉइंट बताया गया थॉमस एडिसन इज एन एग्जांपल ऑफ किस चीज के, प्रिजर्वेंस के, दैट मींस धीरज के। तो थॉमस एडिसन का इसमें एग्जांपल दिया गया है प्रिजर्वेंस का। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रिजर्वेंस फिल कर देना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स एनी 3। फिर से आपको 4 क्वेश्चन दिया गया है, चारों के 1-1 मार्क है, कोई सा भी आपको 3 करना है, इसलिए टोटली 3 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज फ्रॉम द गिवन कोट्स। अब आपको बताना है कि ये जो आपने पैसेज पढ़ा है, अब इस पूरे पैसेज का एक टाइटल आप क्या दोगे, दैट मींस इसका सेंट्रल आइडिया क्या है इस पूरे पैसेज का, ये पैसेज हमें क्या बताना चाह रहा है। अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है A B C D। आपको इसको रीड करना है और रीड करके आपको पता लगाना है कि कौन सा सही है। पूरे पैसेज को रीड करने के बाद पता चला कि इसका जो ऑप्शन सी है ये सही है। तो ये पूरा पैसेज हमें बताना चाहता है कि फेलियर एक टीचर के रूप में होता है। फेलियर से हमें कुछ सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि फेलियर टेम्परेरी है, ये हमेशा के लिए नहीं होता। हम जब भी कोई कोशिश करते हैं तो एक ना एक बार हमें सक्सेस मिलता है, जैसे थॉमस एडिसन को मिला लाइट बल्ब का इन्वेंशन करने में। यही आपको बताना है। एंड इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी पैसेज में से ही है। आपको बताना है कि टाइटल ऑफ द पैसेज, यानी कि आप इस पैसेज को क्या टाइटल देना चाहोगे। अब हम इस पैसेज को पूरा पढ़ते हैं तो इसमें फेलियर के बारे में बताया गया है। तो जाहिर सी बात है जो ऑप्शन नंबर डी है, आंख बंद करके आप इसको टाइटल दे दो, फेलियर एंड ग्रीट गो हैंड इन हैंड, दैट मींस फेलियर एंड प्रिजर्वेंस। देखिए दुनिया में चाहे जो भी इंसान हो, एक ना एक बार वो फेलियर का सामना जरूर करता है, और उनके अंदर प्रिजर्वेंस यानी कि धीरज नाम की चीज होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा टाइटल होगा इस पूरे पैसेज का, ऑप्शन नंबर डी। एंड इसके बाद क्वेश्चन 3 है, वो भी यही है, पैसेज में से ही दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 इसमें कहा जा रहा है कि फॉलिंग डाउन और फेलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एजुकेशनल, एम्पावरिंग एंड एसेंशियल पार्ट्स ऑफ लिविंग अ सक्सेसफुल एंड फुलफिलिंग लाइफ। बिल्कुल सही बात है। तो आपको बताना है कि इस पूरे लाइन को हम एक वर्ड में कैसे
कैसे डिफाइन कर सकते? देखिए, लाइफ में गिरना या फेल होना ये सबके लाइफ में होता रहता है, बट एक इंसान को कैसा होना चाहिए, इस पूरे ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको टिक करके बताना है। जैसे एक इंसान को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक, आशा अपनी बना के रखे, अरे आज नहीं तो कल और अच्छा होगा, तो इस तरीके से एक इंसान को होना चाहिए। तो ऑप्टिमिस्टिक आप इसका ठीक आंसर लगाओगे, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो आपको बता रहा हूँ। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इस पैसेज के अंदर ही छुपे होते हैं। अब आपको उन पैसेज को पढ़कर समझना है। जैसे अब एक और पैसेज आया है, इस पैसेज को भी आपको रीड करना है और क्वेश्चन नंबर 12 और 13 का आपको आंसर देना है। इस पैसेज के अंदर बात हो रही है अल्कोहल चीज की, जैसे लोग आज ड्रग्स ले रहे हैं, नशे वाली चीजें ले रहे हैं, एंड इसके बाद सोसाइटी के अंदर वो अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिससे सोसाइटी और उनके फैमिली पे भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। चोरी करना, वायलेंस, दैट मींस कोई मारकाट करना, खून खराबा करना, रोड रेस, छीना झपटी करना, इस तरीके से सोसाइटी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है अगर कोई नशे में कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है तो। जैसे सोसाइटी के अंदर कुछ लोग मारिजुआना एंड हीरोइंस लेते हैं। मारिजुआना मतलब जैसे गांजा होता है, गांजे के पौधे से ही ये नशीले पदार्थ बनाते हैं, ये नशीले चीजें लेते हैं। अब ये नशा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना ही पड़ना है। तो ये पूरा पैसेज नशे के ऊपर है। सोसाइटी में जो नशा करने वाले हैं इनका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, ये पूरा पैसेज इसी के ऊपर है। अब आपको क्या करना है, इस पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 का। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया है। पैसेज को पढ़ लेने के बाद अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ा तो आप बता दोगे कौन सा ट्रू एंड कौन सा फॉल्स है। अब इसमें जो ऑप्शन 1 है ये बताना है कि ये ट्रू एंड फॉल्स है। ये देखिए, यानी कि सब्सटेंस अब्यूज डज नॉट अफेक्ट द इंडिविजुअल। आपको बताना है क्या इंडिविजुअल को अफेक्ट नहीं करता। जब कोई दारू पी रहा है, मान लो कोई नशा कर रहा है, बिल्कुल करता है। ये एक इंडिविजुअल यानी कि ये सिर्फ एक बंदे के साथ साथ उसकी फैमिली, साथ ही पूरी सोसाइटी को इंपैक्ट करता है। इस पैसेज की शुरुआत ही इस लाइन से हुई थी, यानी कि इसका आंसर इस लाइन में ही मिल जाएगी आपको। ये देखिए क्या लिखा है, एनी फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस अब्यूज। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस पैसेज के स्टार्टिंग में ही दे दिया गया, जिसमें आपसे कहा गया है एनी फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस अब्यूज डज नॉट अफेक्ट द इंडिविजुअल अलोन। दैट मींस किसी भी प्रकार का नशा ये सिर्फ इंडिविजुअल को ही अफेक्ट नहीं करता, यानी कि एक अकेले को ही ये प्रभावित नहीं करता, बल्कि उनकी फैमिली के साथ साथ पूरी सोसाइटी को भी प्रभावित करता है। इस लाइन का मतलब ये है, बट इन्होंने क्या कह दिया कि ये एक अकेले को ही प्रभावित नहीं करता है। दैट मींस ये फॉल्स है, यानी कि ये लाइन गलत कही गई है। एंड सेकंड पॉइंट में आपसे कहा गया है द पैसेज सीम्स टू सजेस्ट दैट स्मेलिंग इंटॉक्सिकेंट्स हेल्प्स स्ट्रीट चिल्ड्रन टू गेट अ फीलिंग ऑफ हाई। अब जरा आप इस पैसेज को रीड करोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूज किया गया है जब भी कोई नशा करता है तो वो इसलिए नशा करता है ताकि उसको फीलिंग हाई मिले। दैट मींस उसको मजा आ जाए, कभी तो इसलिए करता है। देखिए यहाँ पे ये लाइन यूज की गई है, फीलिंग ऑफ हाई, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया। तो आपको बताना है क्या ये पैसेज हमें सजेस्ट करता है कि हम नशा करें? बिल्कुल भी नहीं। ये पैसेज हमें सजेस्ट नहीं करता, ये तो बल्कि हमें बताता है कि सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और हमें नशा नहीं करना चाहिए। इसलिए ये लाइन भी फॉल्स है। दैट मींस सेकंड ऑप्शन भी गलत है। एंड जो थर्ड ऑप्शन है, चिल्ड्रन यूजुअली नेग्लेक्टेड एंड अब्यूज्ड बाय देयर पेरेंट्स आर प्रोन टू ड्रग एडिक्शन। देखो ऐसा कई बार होता है कि बच्चे माता पिता की बातें नहीं मानते हैं और ज्यादातर केसेस के अंदर उनको एडिक्शन हो जाता है नशे का, जिस वजह से वो ड्रग्स लेने लग जाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये ट्रू है, सच में ऐसा होता भी है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा, यूथ इन्वॉल्व्ड इन ड्रग अब्यूज यूजुअली डज इंडल्ज इन थेफ्ट। अब आपको बताना है कि जो यूथ है वो इसमें भी इन्वॉल्व है, बट वो क्या काम करते हैं। देखो इसमें बताया गया है वो चोरी करते हैं, हिंसा यानी कि वॉयलेंस करते हैं एंड रोड रेस करते हैं। तो जाहिर सी बात है वो चोरी करते हैं। आप सिंपल बता दीजिए हाँ, इसमें वर्ड यूज किया गया थेफ्ट का। दैट मींस ये क्या है, ये ट्रू है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, देन पैसेज में देखना है कि लाइन वो यूज है या नहीं है। समझने के बाद आपको ट्रू एंड फॉल्स बता देना है। आपको इसका आंसर कैसे देना होगा, मान लो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये फॉल्स है, आपको इस तरीके से लिखना है। आपको पूरी लाइन नहीं लिखनी है, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम के अंदर। आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये भी फॉल्स है, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ट्रू है। आपको इस तरीके से इसका आंसर दे देना है। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको उनका आंसर कैसे देना है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका आंसर भी इस पैसेज में ही दिया गया है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, यानी कि आपको किसी एक का आंसर देना है इसमें। यूथ इन्वॉल्व्ड इन ड्रग अब्यूज आर इन्वॉल्व्ड इन, यानी कि जो यूथ इन्वॉल्व्ड है ड्रग अब्यूज में, जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं वो क्या करते हैं। देखिए आप लिखा है वो चोरी करते हैं, वॉयलेंस करते हैं और रोड रेस करते हैं। अब हम जरा एक बार देखते हैं कि इसमें कहां पे दिया गया ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये हमारे पैसेज में है। सेकंड ऑप्शन रोड रेस बिल्कुल ठीक है, हमारे ऑप्शन में है, ये हमारे पैसेज में ये भी दिया गया है। बट थर्ड और फोर्थ जो है पैसेज में नहीं दिया गया, यानी कि फर्स्ट और सेकंड ठीक है। अब जरा हम देखते हैं ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही है। देखिए ऑप्शन ए है ये फर्स्ट और सेकंड की बात करता है, बी फर्स्ट और थर्ड की बात करता है। तो जाहिर से बात है हमें आगे पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन 1 और सेकंड ही ठीक है, इसलिए आपको ए पे टिक लगा देना है। 1 और सेकंड करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको आंसर देना होगा। ऐसे आपको पॉइंट नंबर सेकंड का भी आंसर देना है। जैसे पैसेज में कहा गया था जो काफी अमीर लोग होते हैं वो ड्रग्स यूज करते हैं, कौन कौन से आपको बताया गया था पैसेज के अंदर। मारिजुआना यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, जैसे गांजा वगैरह। हीरोइन यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। गम्स एंड पेंट्स हो गया, फ्यूल हो गया। चारों ऑप्शन देखिए पैसेज में कहाँ है, ये देखिए मारिजुआना है, हीरोइन है, ये दोनों चीज इसमें दिया गया है। एंड इसके बाद गम्स, पेंट एंड फ्यूल चीज भी दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया आपसे द रिच, यानी जो अमीर लोग होते हैं। यहाँ पे देखिए वर्ड यूज किया गया द रिच, यानी कि जो अमीर लोग होते हैं,
मेनली ये इन्वॉल्व होते हैं यूज ऑफ ड्रग्स सच एज marijuana एंड हीरोइन, क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव होते हैं, इस वजह से इसको कुछ ही लोग एफोर्ड कर पाते हैं जो अमीर लोग होते हैं। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1 एंड 2 इसी में कवर हो रहा है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। तो इस प्रकार हमने सेक्शन ए और बी को अच्छे से समझ लिया है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन सी पे, जो कि हमारा ग्रामर सेक्शन है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए आप, इसमें आपसे कहा जा रहा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, दैट मींस आपको कोई सा भी एक अटेम्प्ट करना है। देखिए माय फैमिली यहाँ पे लिखा गया है डैश इन भोपाल फॉर 5 years नाउ। ग्रामर का मतलब होता है कि आपको वोकैबुलरी आती हो, टेंस आते हो, मोडाल्स आते हो एंड आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का थोड़ा सा नॉलेज हो ताकि आप इसको कर पाओ। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा गया है माय फैमिली, इसका सीधा आंसर होगा हैज बीन लिविंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी कि माय फैमिली हैज बीन लिविंग इन भोपाल फॉर 5 years नाउ। जब भी कोई लंबे समय से एक जगह पे रह रहा हो तो वहां पे आपको लगाना होता है हैज बीन, और जहां पे टाइम्स या कोई ईयर्स की बात आ रही हो हैज बीन का यूज किया जाता है। तो माय फैमिली हैज बीन लिविंग इन भोपाल फॉर 5 years नाउ। एंड इस तरीके से आपको इसका भी आंसर देना होगा। जैसे कि द विंड डैश हैवली यस्टरडे, जो हवा की झोंक थी वो बहुत तेज चल रही थी, तो आपको बताना है द विंड वाज ब्लोइंग हैवली यस्टरडे। यहाँ पे यस्टरडे यानी कि पास्ट की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे इसलिए वाज और वर्ब का पास्ट में यूज किया जाता है, और वाज जब भी आता है आईएनजी फॉर्म लेकर आता है। अगर आपने टेंस सीखा हो, टेंस का भी समझा हो आपने, पास्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इस तरीके से आपको आंसर देना है ग्रामर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 में फिल इन द ब्लैंक्स है। अब आपको इन ऑप्शन को रीड करना है, बताना इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी, प्रीपोजिशन आएगा, कंजक्शन क्या इसमें यूज किया जाएगा ये बताना। जैसे आपको मैं एक करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, वी शुड लीव डैश आवर मीन्स। यहाँ पे क्या आएगा? विद इन आवर मीन्स, हमें अपनी औकात में रहनी चाहिए। जैसे सेकंड ऑप्शन क्या है? आई कुड नॉट एग्री डैश हिम। मान लो आप किसी से एग्री नहीं हो तो आप क्या बोलोगे? आई कुड नॉट एग्री विद हिम, मैं उससे एग्री नहीं हूँ। यानी कि जब हम अपना नाता किसी और से जोड़ते हैं तो हम से के लिए विद यूज करते हैं। जैसे कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, इसमें क्या कहा जा रहा है? ही ट्रेवल्ड, यानी कि वो घूमा ऑल डैश द वर्ल्ड अंटिल ही वाज 80 years old, यानी कि जब वो 80 साल का था, जब तक वो पूरी दुनिया घूम चुका था, पूरी दुनिया, यानी कि ओवर, दैट मींस ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड अंटिल ही वाज 80 years old। बहुत इजी होता है ये, इसमें आपको प्रीपोजिशन जैसे ही वर्ड फिल करने होते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है? द बॉल रोल्ड, रोल्ड यानी कि बॉल जो है वो घूमता हुआ होल में चला गया। आपको क्या बताना है? घूमता हुआ। देखो जब भी कोई चीज किसी चीज में जाके समा जाए तो उसमें यूज होता है इनटू। ऐसे तो इसमें हम इन भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे इन गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज इसी चीज में जाके समा जा रही है या घुस जा रही है, एंटर कर जा रही है, तो यहाँ पे इनटू यूज किया जाता है। द बॉल रोल्ड इनटू द होल, एक बॉल घूमते घूमते होल में चली गई। ये हो गया हमारा ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको ग्रामर के पोर्शन को सोल्व करना हो। आगे आपको जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ एक एक क्वेश्चन सोल्व करके कि कैसे कैसे होने वाला है, वरना ये वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एनी 2 sentences गिवन बिलो। आपको बताना है कि ये सेंटेंस किस टाइप का है। यानी कि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और आपको बताना होगा कि ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड सेंटेंसेस है, कैसे सेंटेंसेस है, ये आपको पहचान करनी होगी और इन चारों में से एक ऑप्शन पे टिक लगाना होगा। जैसे सिद्धि वेंट टू द मार्केट, यानी सिद्धि मार्केट गई एंड वोट सम फ्रेश फ्रूट्स, दैट मींस कुछ फ्रेश फ्रूट्स खरीदी। इस पूरी लाइन का मतलब ये है। आपको बताना है सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, क्या ये। देखिए जब हम पूरे सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो इसमें एक से निकल कर आ रहा है, एक ही जना गया है और वापिस आया है। यानी कि जब किसी सेंटेंस के अंदर किसी एक ही जना की बात हो रही होती है और वहां पे एंड का यूज किया जाता है तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। सिद्धि वेंट टू द मार्केट एंड वोट सम फ्रेश फ्रूट्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि ये कंपाउंड सेंटेंस है। अब देखिए आप ऑप्शन नंबर 2 में, अभिषेक लाइक द शर्ट व्हिच हिज ब्रदर प्रेजेंटेड टू हिम। अभिषेक को जो बुशर्ट दी गई थी काफी लाइक करता है और ये बुशर्ट इसको इसके भाई ने ही दी थी। तो आपको बताना है कि ये कैसा है सेंटेंस। यानी कि यहाँ पे अभिषेक और किसी दूसरे बंदे की बात की जा रही है, हिज ब्रदर, दैट मींस ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसके अंदर एक नहीं 2 बंदे की बात की जा रही है, उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। एंड जो थर्ड ऑप्शन देखोगे आप, इसमें क्या, ये बहुत सिंपल है, पढ़ने में सिंपल लग रहा है ये तो। ये देखिए आई वाज वेरी इंप्रेस्ड, मैं बहुत इंप्रेस्ड हुआ विद हर लास्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज, उसकी लास्ट परफॉर्मेंस से जो उसने स्टेज पे दिया। तो हम पढ़ते ही इसको समझ जा रहे हैं, दैट मींस ये सिंपल है, क्योंकि एक ही बंदा ये बातें कह रहा है। अब आपको आया समझ में? फिर से आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट सेंटेंस के अंदर एक ही बंदे की बात हुई, बट यहाँ पे एंड यूज होता है जिसमें 2 बातें कही जाती है, इसको हम कहते हैं कंपाउंड। सेकंड में 1 नहीं 2 पर्सन की बात होती है, जिस वजह से हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। थर्ड में हमने देखा जब कोई एक ही पर्सन सेंटेंस कह रहा होता है, कोई बातें कह रहा है, तो उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो इस तरीके से आपको इनका आंसर देना है। जैसे कि फोर्थ में क्या है? दे टॉक विद हिम इन इंग्लिश बट ही रिप्लाइज इन फ्रेंच। कितना सिंपल है ये, उसने इंग्लिश में बोला बट उसने इसका रिप्लाई फ्रेंच में दिया, सिंपल सेंटेंस। तो इसको बोलते हैं बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस, जो कि पढ़ने में बिल्कुल आसान हो, तो इसको बोलते हैं बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस, जो कि इजीली समझ में भी आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट WH क्वेश्चंस, एनी 2 आपको अटेम्प्ट करना है। अब आपको इसमें WH जो वर्ड्स है फिल करना है और बताना है कि कौन सा किस में आएगा। अब WH फैमिली किसे कहते हैं, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ
WS फैमिली का मतलब क्या होता है। आप एक नजर स्टार्ट में डालिए। WS फैमिली उसको कहा जाता है जिसके स्टार्टिंग वर्ड WH या उसके वर्ड में कहीं ना कहीं WH जरूर आएंगे। ये देखिए क्या का मतलब क्या होता है, व्हाट, यहाँ पे WH आया है, क्यों का मतलब वाई, WH आया है, कब मतलब व्हेन, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे। देखिए यहाँ पे W भी आया है और H भी आया है, इसलिए इनको WH वर्ड्स कहा जाता है। कब से, सिंस व्हेन, कब तक, अंटिल व्हेन। वर्ड्स को याद कर लेना या इनका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इनको याद कर सको, ये बहुत काम आएंगे आपके एग्जाम्स के अंदर। तो WS फैमिली देख लेने के बाद अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। डैश इज योर हॉबी, बॉब यहाँ पे नाम दिया गया, तो आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा। देखिए जब आप किसी से पूछ रहे हो तो क्या पूछोगे, दैट मींस व्हाट इज योर हॉबी, तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज योर हॉबी बॉब। तो उसका रिप्लाई आया माय हॉबी इज स्विमिंग। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डैश इज योर न्यू जॉब, यानी कि आपको किसी से पूछना है कि आपका न्यू जॉब कैसा है, तो आपको यहाँ पे हाउ वर्ड फिल करना है, हाउ इज योर न्यू जॉब। तो सामने वाला इसका आंसर देता है इट्स इंटरेस्टिंग, आई एंजॉय इट, ये बहुत अच्छा है और मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, डैश डिड द पार्टी एंड, आपको इसमें पूछना है कि पार्टी कब खत्म हुई। तो कब वर्ड का मतलब क्या होता है, ये देखिए कब का मतलब होता है व्हेन। वापस यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम फिल कर देते हैं व्हेन, दैट मींस व्हेन डिड द पार्टी एंड। और यहाँ पे आपको रिप्लाई भी मिलता है इट एंडेड बिफोर 8 PM, यानी कि 8 बजे से पहले पार्टी खत्म हो गई थी। एंड फोर्थ ऑप्शन में क्या है, डैश डू यू थिंक अबाउट द पार्टी, आप पार्टी के बारे में क्या सोचते हो। तो क्या का मतलब क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया था चार्ट के अंदर, ये देखिए क्या का मतलब होता है व्हाट। तो सिंपल है, यहाँ पे आपको क्या फिल कर देना है, व्हाट फिल कर देना है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पार्टी, वेल इट्स फन, आई लाइक द म्यूजिक बेस्ट, यानी कि पार्टी बहुत अच्छी थी, मजा आया, म्यूजिक मुझे बहुत पसंद आई। सिंपल इस तरीके से रिप्लाई दे दिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और उनका आंसर आपको इस तरीके से देना होगा। अब मैं थोड़ा डीपली आपको समझा रहा हूँ, हर एक चीज को समझा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ एंड तक जरूर देखना। जल्दी जल्दी देखने के चक्कर में वीडियो को आगे मत बढ़ा देना, मैं मेहनत सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ ताकि हर एक चीज आपको मैं प्रॉपर वे में समझा पाऊँ। एंड क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या पूछा जाएगा, चलिए जानते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन विद द पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। अब आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पैसिव फॉर्म है। अगर आपने ग्रामर को पढ़ा हुआ है तो उसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस 2 टाइप्स के स्टेटमेंट्स होते हैं या सेंटेंसेस होते हैं। एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की जो फॉर्म होती है वो टेंसेस के अकॉर्डिंग लगती है, बट पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो वर्ब की फॉर्म होती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म और एंड में वाई जरूर लगता है, इसको ही कहा जाता है पैसिव फॉर्म। आपको पहचानना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म किस सेंटेंस में यूज किया गया है, ए या बी या सी डी, वाई किस में यूज किया गया है, तब आप बता पाओगे। जैसे कि गो मतलब होता है जाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, वेंट है इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है इसकी गो, गो वेंट गोन। इस तरीके से आपको पहचानना होगा। अगर कोई पैसिव फॉर्म का सेंटेंस है तो हमेशा उसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो जरा आप देखिए इसके अंदर किसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। ये देखिए यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की गई है, तो बी भी नहीं हो सकता, एंड इसमें भी आईएनजी फॉर्म है तो सी भी नहीं हो सकता, और डी के अंदर थर्ड फॉर्म है बट इसके अंदर सिर्फ डस्टेड यूज किया गया है। ये जो दूसरा वर्ड है मॉप्स, ये वर्ड यूज नहीं किया गया। आपको एक सेंटेंस दिया गया है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में, सुमन डस्ट एंड मॉप्स आवर हाउस एवरी मॉर्निंग, यानी कि जो सुमन है ये रोज सुबह घर के अंदर झाड़ू पोछा कर घर की सफाई करती है। तो आपको ये एक्टिव वॉइस में दिया गया और आपको ऑप्शन दिया गया है इस एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए इन चारों में से बताना है कि कौन सा पैसिव वॉइस का फॉर्म सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है क्योंकि आवर हाउस इज डस्टेड थर्ड फॉर्म एंड मॉप्ड विद थर्ड फॉर्म है, एवरी मॉर्निंग बाय सुमन। इस तरीके से यहाँ पे वाई का भी यूज किया गया और इस तरीके से यहाँ पे वर्ब विद थर्ड फॉर्म का भी यूज किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। तो इस प्रकार हमने सेक्शन सी के ग्रामर पोर्शन समझ लिया। इस तरीके से ग्रामर पोर्शन के क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से ये था हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो ग्रामर का पोर्शन है जैसे टेंस हो गए, मोडाल्स हो गए, प्रीपोजिशन हो गए, कंजक्शन हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू के टाइप्स में ही आएंगे या आपको उनको फिल करने के लिए दिया जाएगा। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन आएंगे क्योंकि पार्ट ए में सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन डी की जो कि राइटिंग स्किल है। यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि इस पैसेज को पढ़कर क्वेश्चन नंबर 19 और 20 का आपको आंसर देना है। रीड करोगे इस पैसेज को तो आपको समझ में आ जाएगा। इस पैसेज में कहा जा रहा है कि किस तरीके से फेयर कॉम्प्लेक्शन दैट मींस सुंदरता, आज लोग कैसे ऑब्सेस्ड हो चुके हैं इसको लेकर। सुंदर लड़की चाहिए हमें शादी के लिए, हमें लड़का सुंदर चाहिए, हमें क्रीम भी ऐसी चाहिए जो हमें सुंदर बना दे, इसलिए ऐसे फेयरनेस वाली क्रीम्स भी मार्केट में बिकती है। तो आपको ऐसी टॉपिक्स पे आर्टिकल लिखा हुआ मिला है और आपको अपनी व्यूज देना है इन आर्टिकल्स पे। तो इस पैसेज में क्या कहा गया, इस सुंदर रंग पे लोग बहुत मरते हैं, लोगों को शादी के लिए भी सुंदर लड़की ही चाहिए, इसलिए जो फेयरनेस वाली क्रीम्स होती है चाहे फेयर एंड लवली वगैरह होगी, इनकी मार्केटिंग भी बहुत होती है और ये बिकते भी बहुत ज्यादा है सोसाइटी के अंदर। तो आपको ये आर्टिकल फॉर्म में दिया गया है बट आपको लिखना नहीं है, आपको इसमें अपने व्यूज देना है। क्वेश्चन नंबर 19 में जैसे क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान रहे ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 में क्या कहा गया, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस आर्टिकल। अगर आपको एक आर्टिकल लिखना होता है इस टॉपिक पे तो आप इस टॉपिक का एक टाइटल क्या देते। आपके सामने ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आप जरा पढ़ोगे इस टाइटल में फेयरनेस की बात की गई है। देखिए यहाँ पे वर्ड भी यूज किया गया फेयरनेस, तो सिंपल इसका टाइटल आप दे दोगे फेयरनेस ऑब्सेशन इन सोसाइटी। देखिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है एन ऑब्सेशन इन आवर सोसाइटी। तो इस तरीके से इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 8 ठीक है। जो इस पूरे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है वही हमारा टाइटल होता है। इस तरीके से आपको इसको रीड करके इनका ऑप्शन देना होता है। यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन दिया गया ऑप्शन नंबर 2 में,
इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द ऑप्शंस नीड्स टू बी एलोबरेट ऑन फॉर दिस आर्टिकल, यानी कि इस आर्टिकल को इनमें से कौन सा ऑप्शन सही से डिफाइन कर रहा है, यानी कि इनको एलोबरेट कर रहा है, इनको विस्तार पूर्वक तरीके से समझा रहा है। अब आपको एक एक ऑप्शन पढ़ना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अ ब्यूटीफुल माइंड इज बेटर देन कॉम्प्लेक्शन, यानी कि काले और गोरे रंग से अच्छा है एक ब्यूटीफुल माइंड होना। अब कोई मूर्ख आदमी है और बहुत गोरा है तो क्या फायदा ऐसे दिमाग का भी, यानी ऑप्शन नंबर ए ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट में कहा जा रहा है एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ मैटर्स, यानी कि एटीट्यूड नहीं लाइफ जरूरी है। भाई बंदों का एटीट्यूड भी जरूरी है यार, ऐसा क्यों होता है, बट ये तो पॉइंट यहाँ पे गलत कह रहा है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, मनी नोज नो कॉम्प्लेक्शन, यानी कि मनी पैसा रंग सूरत नहीं देखता, ऐसा तो सबके पास जाता है भाई। हाँ बिल्कुल थर्ड पॉइंट ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, सोसाइटीज बिहेवियर एंड मेंटेलिटी, आजकल सोसाइटी का बिहेवियर काले गोरों के प्रति और मेंटलिटी ही ऐसा बन चुका है, उनको काली बहू नहीं चाहिए, उनको ब्लैक कार ब्लैक बाइक पसंद है, उनको काले कपड़े पसंद है, लेकिन काली बहू नहीं पसंद है भाई। लेकिन ये तो सोसाइटी का बिहेवियर और मेंटलिटी आज है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट थर्ड और फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको बताना है किस में है ये। ऑप्शन नंबर सी देखोगे आप तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ की बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सी इज करेक्ट। तो आपको मैं तरीका बता दे रहा हूँ, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया आपसे इस पूरे आर्टिकल का सेंट्रल आइडिया क्या है। अब यहाँ पे आपको कोट्स दिए गए हैं जो अलग अलग स्कॉलर्स वगैरह है उनके द्वारा दिए गए। अब आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। यहाँ पे जो विलियम एस पेले है इन्होंने इसकी बात की है, जैसे कि व्हाइट लाइज ऑलवेज इंट्रोड्यूस अदर्स ऑफ अ डार्कर कॉम्प्लेक्शन, ये जो इन्होंने कहा है ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है, क्योंकि काले और गोरे से मतलब नहीं है, लोग झूठ भी आजकल सफेद बोलने लग गए हैं। ये यहाँ पे जो कही है विलियम एस पेले ने ये बिल्कुल करेक्ट कही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि बी इज करेक्ट। एंड इस तरीके से आपको आंसर देना होगा इसका। एंड क्वेश्चन नंबर 20 में आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर दो डैश दिए गए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिए गए, एक यहाँ पे और ये यहाँ है, ए और बी। अब आपको इस पूरे सेंटेंस को रीड करना है और बताना है कि इस डैश के अंदर क्या आएगा इन चारों ऑप्शन में से, यानी कि अ पर्सन्स फिजिकली अपीयरेंस इज लेस इंटरेस्टिंग, यहाँ पे इंटरेस्टिंग आ सकता है, देन इज कैरेक्टर। एंड आगे चल के देखोगे तो बी वाले ऑप्शन में, यानी कि एक इंसान का सबसे प्यारा क्या होना चाहिए, सबसे सुंदर, उसका सोल, उसकी आत्मा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग, यहाँ पे इसका सोल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जब एक बार आप इसको खुद रीड करोगे, यहाँ पे एक एक ऑप्शन फिल करने के बाद आप देखना पढ़कर उसको बोलने में सही लग रहा है, फिट बैठ रहा है, दैट मींस ऑप्शन इज करेक्ट, उस पे आपको टिक लगा देना है। आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखना, आपको लिखना है आंसर 20, ए का होगा इंटरेस्टिंग और बी का होगा सोल, इस तरीके से आपको फिल कर देना है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट है। आपको इस तरीके से बता देना है, आपको पूरा क्वेश्चन लिखना नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है रीड दी क्वेश्चन, यानी कि आपको क्वेश्चन दिया गया है और बताना है कि ट्रू एंड फॉल्स। ये राइटिंग सेक्शन का ही पार्ट है, जैसे नोटिस एंड फाउंड वगैरह हो गया, आर्टिकल लेटर्स रिपोर्ट वगैरह हो गए, कुछ इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन आएंगे पार्ट ए के अंदर, क्योंकि पार्ट ए में लेटर, आर्टिकल, नोटिस, स्पीच ये आपको लिखना नहीं होगा। आपको इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको ट्रू एंड फॉल्स या एमसीक्यू के रूप में ही आएंगे। जैसे देखिए 21 में आपको ये ट्रू एंड फॉल्स के रूप में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द ऑब्जेक्ट फाउंड, कहीं पे आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा हुआ है फाउंड का और नोटिस इशू किया गया है, तो क्या ये फाउंड कहलाएगा? बिल्कुल नहीं फाउंड कहलाएगा, ये तो नोटिस कहलाएगा ना यार, तो जाहिर सी बात है ये एक फॉल्स है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एफ लगा देना है, यहाँ पे फॉल्स लिख देना है। आपको आंसर कैसे लिखना होगा, आंसर नंबर 21 फर्स्ट का फॉल्स एंड सेकंड का क्या है यही बताना होगा। नोटिस इज अ टाइप ऑफ आर्टिकल, बिल्कुल नहीं, नोटिस आर्टिकल थोड़ी होता है, नोटिस तो नोटिस होता है, तो सेकंड क्या है फॉल्स है, इस तरीके से आपको लिखना होगा। एंड थर्ड क्या है, वाई लाइन ऑफ द रिपोर्ट कंटेन्स द नेम ऑफ द रिपोर्टर, बिल्कुल रिपोर्ट लिखते टाइम हमें वाई करके नाम लिखना होता है, जैसे वाई मनीष या वाई अमन, वाई विक्की, वाई जोया, हम इस तरह से नाम लिखना होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये ट्रू लाइन है। तो मैं आपको एक दो करके दिखा दे रहा हूँ, इस तरीके से आपको इनका आंसर देना है। जैसे ऑप्शन नंबर 6 क्या है, अ गुड राइटर मस्ट अवॉइड स्लैंग्स इन अ गुड एसे, बिल्कुल हम कोई एसे लिख रहे हैं उसमें स्लैंग्स तो नहीं डाल सकते हमें, यानी कोई ऊट पटांग लैंग्वेज या एब्यूसिव लैंग्वेज तो हम नहीं डाल सकते, कोई अपशब्द हो गया या मिसयूज वाली लैंग्वेज हो गई, बिल्कुल ये ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 इज ट्रू। एंड 7 क्या है, इन रिपोर्ट राइटिंग द नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन द प्रेजेंट टेंस, बिल्कुल गलत। जब हम कोई रिपोर्ट लिखते हैं तो हम इसको पास्ट टेंस में लिखते हैं, क्योंकि हम कोई इंसिडेंट बता रहे होते हैं, कोई घटना बता रहे होते हैं, यहाँ पे आएगा पास्ट टेंस, तो ये करेक्ट होता है, ये ट्रू होता है, बट अब क्या होगा, ये होगा फॉल्स, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग पास्ट टेंस में लिखी जाती है। एंड ऑप्शन नंबर 8 क्या है, इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज, अगर हम किसी इंक्वायरीज का रिप्लाई कर रहे हैं, ये किस कैटेगरी के अंडर में आता है, इनफॉर्मल लेटर या फॉर्मल लेटर? जाहिर सी बात है, कोई इंक्वायरी लेटर्स किसी कंपनी में किसी सीईओ से हम कुछ पूछ रहे हैं तो हम यहाँ पे फॉर्मली बात करते हैं, इनफॉर्मल तो हमें फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है ये है फॉल्स, ये इनफॉर्मल लेटर नहीं बल्कि एक ये फॉर्मल लेटर होना चाहिए, तो ये फॉल्स है। तो इस तरीके से आपको इनका आंसर देना होगा, चीजों को बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। मैं आपको अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी आपको इन सभी चीजों को समझाता हूँ, सिलेबस के साथ साथ पूरा ग्रामर पोर्शन सारा खत्म करवा देता हूँ और एग्जाम्स के अंदर फुल टू फुल आपके मार्क्स भी आते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ज्वाइन भी हो सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 22 है, ये क्या कहता है, आंसर यानी 2 ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस, यानी कि आपको 1 वर्ड के अंदर आंसर देना है। जैसे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, व्हाइल राइटिंग आर्टिकल्स
वेयर शुड द राइटर मेंशन हिज नेम। जब हम कोई आर्टिकल्स लिखते हैं तो राइटर को अपना नाम किस ओर लिखना चाहिए, यानी कहाँ पे लिखना चाहिए, तो आपको बताना है आफ्टर द टाइटल। पहले टाइटल लिखना चाहिए, उसके बाद राइटर को अपना नाम लिखना चाहिए, यानी कि आपको लिखना है वन वर्ड में आंसर आफ्टर द टाइटल। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में क्या लिखोगे इसका आंसर आप आफ्टर द टाइटल। तो इस तरीके से आपको इनका आंसर देना होगा। एक करके आप इनको पढ़ोगे, आप इनका आंसर दे पाओगे। जैसे ऑप्शन सेकंड में पूछा गया एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटर्न इन विच टाइप ऑफ द राइटिंग, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स हम किस राइटिंग में यूज करते हैं, तो आपको बताना इसका आंसर क्या होगा आर्टिकल। वन वर्ड में आपको इसका आंसर देना होगा। एंड इस प्रकार इन सारे ऑप्शन का भी आंसर आप इजीली दे सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे कि व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ अ लेटर ऑफ कंप्लेंट। अब जाहिर सी बात है, जब हम कंप्लेन कर रहे हैं तो वो कौन सा लेटर होगा, फॉर्मल लेटर होगा, क्योंकि जब हम फ्रेंड से बात करते हैं, हम किसी अपने जान पहचान वाले से बात करते हैं तो वो इनफॉर्मल लेटर होता है। लेकिन जब हम किसी ऑफिसर को लेटर लिख रहे होते हैं तो वो एक फॉर्मल लेटर होता है। वन वर्ड में आंसर हो गया। इस तरीके से हमारे सेक्शन डी तक सारे पोर्शन कवर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं अपने सेक्शन ई की। सेक्शन ई जो है ये आपके सिलेबस से आया है। सेक्शन ई में आपको दो ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन 1 इंग्लिश यूज की जाती है रिसेप्शनिस्ट के लिए। मान लो कोई रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रहा है तो उनको कैसे इंग्लिश यूज करनी चाहिए। और सेक्शन ई का ही जो सेकंड ऑप्शन है वो है ऐसे इंग्लिश का यूज करना जो ऑफिस पर्पस के लिए यूज की जाती हो। तो दोनों ही अलग अलग चीज है, ये ऑप्शनल मॉडल है। सेक्शन ई में आपको दो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। अगर आप ऑप्शन 1 करते हो तो आपको ऑप्शन 2 नहीं करना, और अगर आप ऑप्शन 2 करते हो तो आपको ऑप्शन 1 नहीं करना। दैट्स अप टू यू। आपको दोनों में से कोई सा एक ही ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन 1 में जो 23rd क्वेश्चन है वो है रीड द क्वेश्चन केयरफुली, और आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जैसे कि व्हाट अ रिसेप्शनिस्ट डज नॉट नीड फ्रॉम द फ्लोइंग लिस्ट टू डू हर जॉब एफिशिएंटली। किसी भी ऑफिस के अंदर एक रिसेप्शन का टेबल जरूर होता है, और जो उस टेबल पर एक रिसेप्शनिस्ट बैठा होता है उसको किन चीजों की जरूरत होती है, किन की नहीं। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको बता रहा है इन चारों में से किसकी जरूरत रिसेप्शनिस्ट को नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन टेलीफोन बिल्कुल होती है। एक हॉबी डायरी, भाई हॉबी डायरी की क्या जरूरत है, हॉबी डायरी तो वो अपने घर पे लिखेगा, तो इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। एंड इंडेक्स बुक बिल्कुल इसकी होती है जिसमें वो टेलीफोन नंबर्स को लिख सकते हैं। एंड अगर कोई होटल है तो उनके नेम्स, एड्रेस, नंबर्स वगैरह ये सब लिखने के लिए भी उनके पास रिक्वायर्ड चीजें होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट होनी चाहिए, थर्ड भी, फोर्थ भी होनी चाहिए, बट सेकंड नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका ठीक आंसर है, क्योंकि हॉबी डायरी नहीं होनी चाहिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है रिसेप्शनिस्ट को। ये हो गया आपका रिसेप्शनिस्ट यूज वाली इंग्लिश, एंड जिसके अंदर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिया जाएगा एंड डायलॉग्स वाले क्वेश्चन होंगे, और आपको इनको रीड करके इसमें जो सही ऑप्शन है इसका आपको आंसर देना होगा। एंड ये हो गए हमारे ऑप्शन 1 वाले। और ऑप्शन जो सेकंड है वो है ऑफिस पर्पस से। अब जैसे इसमें जो इंग्लिश यूज हुई है आपको भी एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। जैसे 23rd जो क्वेश्चन है वो क्या है, ऑप्शन 1 में स्टडी एंड प्रैक्टिस दिस शॉर्ट एक्सचेंज डायलॉग्स गिवन बिलो। यहाँ पे एक डायलॉग दिया गया है, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप, एक्स और वाई के बीच में कैसा रिलेशन है। अगर आप डायलॉग्स को पढ़ोगे तो आपको रिलेशन समझ में आएगा। एक्स कहता है यहाँ पे गुड मॉर्निंग सर, वाई यहाँ पे कहता है गुड मॉर्निंग हरीश, डिडंट सी यू इन ऑफिस यस्टरडे, मैंने आपको कल ऑफिस में नहीं देखा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, क्या सब कुछ सही है। एक्स रिप्लाई करता है यहाँ पे यस सर थैंक यू, आई हैड टू टेक लीव बिकॉज अ फ्रेंड हैड कम फ्रॉम चेन्नई, मुझे छुट्टी लेनी पड़ी क्योंकि मेरा एक फ्रेंड जो कि चेन्नई से आया था इस वजह से। तो ये एक्स ने रिप्लाई किया। तो ये कैसी बात हो रही है, एक बॉस और एक उसके एम्प्लॉय के बीच में, जाहिर सी बात है ये न्यूट्रल बात हो रही है, ये कोई फॉर्मल इनफॉर्मल बात तो हो नहीं रही ऑफिस पर्पस से, जस्ट फ्रेंड कल क्यों नहीं आई ऐसी बात हो रही है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको न्यूट्रल कहेंगे। इसमें ऑफिस वर्क की बात नहीं हो रही बल्कि उसकी कोई पर्सनल बात हो रही है कि कल क्यों नहीं आए भाई, कहाँ रह गए थे, क्या बात हो गई थी, तो न्यूट्रल है। तो हम इसमें ऑप्शन सी पे टिक लगाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी हम लिखेंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और ये चीज आपको अपने बुक से पढ़ना होगा। एनओएस बोर्ड की बुक्स के अंदर सिलेबस में ये पोर्शन आपको दिया गया है। जब आप उनको पढ़ लोगे तो ये सारे ऑप्शन आप ठीक से कर पाओगे। सच मानो बहुत आसान क्वेश्चन आने वाले इंग्लिश के अंदर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं ऑप्शन सेकंड में, जो कि ऑफिस पर्पस इंग्लिश यूज की जाती है, वही सारे इंग्लिश है इसके अंदर। तो टेबल आंसर दीजिए, आपको इनको पढ़ना होगा और इन चारों में से आपको चूज करना होगा कि कौन सा सही है। मान लो कोई आपसे कहता है तुमको कैसे आप रिप्लाई करोगे, ऑफिस के अंदर कोई आपको डांटता है तो आपको कैसे उनके साथ बिहेव करना है, एंड ऑफिस में कोई आपसे गलती हो जाती है उसको कैसे आंसर करोगे, आप उसको कैसे टैकल करोगे। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रू एंड फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। ये हो गया हमारा पार्ट ए के सभी क्वेश्चंस जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं। यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चंस थे आई होप आपको समझ में आ गए कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसा उनको आपको आंसर देना है। अब हम आ जाते हैं पार्ट बी पर। ध्यान रहे पार्ट ए से ठीक अपोजिट है पार्ट बी, क्योंकि इसमें आपको आंसर लिखना होगा। कैसे करना होगा पार्ट बी को भी एक बार हम समझ लेते हैं। पार्ट बी में भी टोटल उतने ही सेक्शंस आएंगे जितने सेक्शंस पार्ट ए में आए थे। इसमें भी टोटल ए से लेकर ई सेक्शन होंगे पार्ट बी के अंदर। प्रिस्क्राइब टेक्स्ट जो कि आपके बुक से ही आएगा, पोएम या कोई स्टोरीज जैसे इसमें आया हुआ है। देखिए हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हेवन ऑफ फ्रीडम, यानी जब आप इस पोएम को पढ़ोगे आपको बता भी दिया जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है
वो किस पोएम से आया है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इस वाले पोएम से आया है। इसका आंसर आपको देना होगा, यानी कि वो बिल्कुल आजाद रहना चाहता था, ये पोएट उस पोएम में कह रहा है। मैंने पूरा रीड किया हुआ है सारे पोएम, पूरा सिलेबस, तो मैं इनका आंसर दे पा रहा हूँ। वैसे सेम अगर आप इनको रीड कर लोगे, एक बार इस पोएम को समझ लोगे, तो एक एक करके आप भी इनका आंसर दे पाओगे, बहुत आसान है ये। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं दिए गए। पार्ट ए में क्या था, यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे और आपको उसमें से कोई एक चूज भी करना था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, आपको इनका आंसर एक लाइन में लिख कर दिखाना है इस तरीके से। तो इनका जो मार्किंग स्कीम है मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है, देख सकते हो यहाँ पे इनका आंसर दिया हुआ है। बाकी जो लिंक दिया मैंने आपको सैंपल पेपर का, आप उसको डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको इन सबके आंसर भी मिल जाएंगे। मेरा बताने का पर्पस ये है कि पार्ट बी के अंदर आपको आंसर को लिखना होगा इस तरीके से। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन चैप्टर से आया हुआ है। एंड जो 27वां क्वेश्चन है ये भी आपके सिलेबस से ही आया है, क्योंकि ये प्रेस्क्राइब टेक्स्ट के क्वेश्चन है। प्रेस्क्राइब टेक्स्ट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये आपके सिलेबस में से ही आता है और उनका आंसर आपको सिलेबस से पढ़कर ही देना होता है। सेक्शन बी में जो नॉन प्रेस्क्राइब टेक्स्ट है, ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपके बुक से नहीं आएगा, ये आपके सिलेबस से नहीं है। जनरली जो इंग्लिश के पैसेज होते हैं ये आपको उठाकर दे देंगे, आपको इनको रीड करना है, जैसे हमने पार्ट ए में किया था वैसे आपको इसमें रीड करना होगा। लेकिन उसके अंदर हमें पैसेज को पढ़कर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिए गए थे, ट्रू एंड फॉल्स या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए थे, उनको हमें फिल करना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स, उनमें हमें एमसीक्यू चूज करना होगा। लेकिन पार्ट बी के अंदर ऐसा नहीं है। पार्ट बी में आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको एक बार इनको रीड करना है और आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। मान लो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो आपको यहाँ से लेकर पूरा इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने आंसर सेट में लिख देना है प्रॉपर वे में। एंड ध्यान रहे एज इट इज सेम पैसेज से मत उठाना, थोड़ी बहुत अपनी लैंग्वेज उसमें ऐड कर देना, ताकि टीचर को लगे कि आपने मेहनत करी है और आंसर को बनाकर भी लिख रहे हो आप कुछ अपने वर्ड्स में भी। 31 जो क्वेश्चन है, इस पैसेज को पढ़कर आपको इसका आंसर देना है। 31 क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये देखिए यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। एंड जो 32 है, आप इसका आंसर देखिए, ये यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस पैसेज के अंदर मिलेंगे, इनको रीड कर आपको इनका आंसर लिखना होगा। जैसा पार्ट ए में आया था, पार्ट बी में ऐसा नहीं आएगा, आपको इनका आंसर लिखना होगा। लेकिन यहाँ पे एक खुशी की बात यह है कि अगर आपको ये पैसेज समझ में नहीं आ रहा, तो आपको इस पैसेज के और में एक दूसरा पैसेज दिया जाएगा, आप इस पैसेज को पढ़कर भी आप इस पैसेज को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर ये पैसेज समझ में नहीं आ रहा तो इसको छोड़ दीजिए और आप ये पैसेज पढ़कर इसका आंसर दे दीजिए। दैट्स अप टू यू, जो भी अच्छा लगे आप उस पैसेज को अटेम्प्ट कर लेना। 36 क्वेश्चन के अंदर आपको समरी बनाना होगा। दैट मींस आपको इस पूरे पैसेज को रीड करना है। ऑप्शन नंबर जो 1 है, आपको इसको रीड करना होगा। जब आप इस पूरे पैसेज को पढ़ लोगे तो आपको इस पूरे पैसेज को पढ़कर एक समरी बनाना है। ये 3 मार्क्स में आया है, तो मान लो अगर ये 10 लाइन का है तो आपको इसको 5 लाइन में कन्वर्ट करना है। मान लो मैंने इस पूरे पैसेज को पढ़कर पूरे पैसेज का जो मतलब है इसको मैंने 5 लाइन में बता दिया। देखिए इस तरीके से पैसेज को छोटा करना है, आपको समराइज करना है, कंक्लूजन निकालना है इस पूरे पैसेज में किस चीज की बातें कही गई। इस तरीके से आपको आंसर देना है, बट दोनों में से कोई सा आपको एक ही करना होगा। सेक्शन सी के अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाएगा, क्योंकि ये ग्रामर का पोर्शन है, इसलिए जैसे पैसिव फॉर्म के अंदर थर्ड फॉर्म लिखना होता है, जैसे आपका उन्होंने पार्ट ए में बताया था। जैसे यहाँ पे विंड एनर्जी, यहाँ पे लिखा है ड्राइव, तो ड्राइव की जो थर्ड फॉर्म होती है ड्राइव के अंदर यहाँ पे ड्राइव यानी कि ईडी लग जाता है। ज्यादातर वर्ब की फॉर्म के अंदर एंड में ईडी लग जाता है, तो वो थर्ड फॉर्म हो जाती है। अगर ई लगा हुआ है तो सिंपल डी लगा दीजिए, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है 37 क्वेश्चन में, क्योंकि ग्रामर का पोर्शन है ये। जैसे आपको मैंने पार्ट ए में बताया था कि पैसिव फॉर्म के अंदर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है, सेम आपको इस तरीके से इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल कर देना है। खुशी की बात ये है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा, बस आपको इसको उठा के यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे विंड एनर्जी इज ड्राइव्ड, ड्राइव की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, एंड में ईडी लग जाता है। अगर ई लगा हुआ है तो सिंपल डी लगा दीजिए, तो सिंपल क्या यहाँ पे इज ड्राइव्ड थ्रू अ प्रोसेस वेयर विंड। अब यहाँ पे यूज लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देना आपको इज यूज्ड। तो इस तरीके से आपको समझ का आंसर लिख देना है। मोस्टली वर्ब की फॉर्म में ईडी लगता है, जैसे बाकी कुछ का अलग होता है। जैसे कि गो है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, गोन है, इसमें तो ईडी नहीं लगा। कुछ कुछ का अलग है, बाकी मोस्टली में ईडी लग जाता है। एंड 38 जो क्वेश्चन है वो चेंज द फ्लोइंग क्वेश्चंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और आपको इनको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। पहले हमें ये समझना कि इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। मान लो 2 पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी, जब इन दोनों में डायरेक्ट बातचीत हो रही है, आमने सामने बातचीत हो रही है, तो इसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है, क्योंकि डायरेक्ट बात हो रही है। लेकिन जब इन दोनों ने बातें की है, जब ये पर्सन ए अपने घर जाता है वो ये किसी पर्सन एक्स को या पर्सन वाई को बताता है ये सारी बातें जो इन दोनों के बीच में हुई है, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिया गया है और आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन 1 में कहा गया है, शी सेड डिड यू सी माई सिस्टर यस्टरडे, यानी उसने कहा क्या तुमने मेरी बहन को कल देखा था। तो यहाँ पे आपको इनको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। कन्वर्ट करने के भी अपने कुछ रूल्स होते हैं, आपको मैं रूल्स बता देता हूँ कि अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस यूज किया गया है तो दिस इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर डेट बन जाता है, दिस डे डेट डे बन जाता है, दिस दोज बन जाता है और दिस डेज दोज डेज बन जाता है। ऐसे ही आपको इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना है और इनको एक बार लर्न कर लेना है, क्योंकि ये बहुत काम आएंगे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने में। तो चलिए एक को हम सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी, तो यहाँ पे सिंपल आपको सी लिख देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेड, जो सेड है ये आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिड यू, यानी कि जो यू है कन्वर्ट होता है इसको देखकर। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, यानी कि आपको पता लगाना है किसी सिंगल बंदे की बात हो रही है। तो यहाँ
यहाँ पे क्या लगाना आपको, हिम या हर। अगर लड़की की बात हो रही है हर लगाइए, लड़की की बात हो रही है तो हिम लगाइए। मैं दोनों ऑप्शन बता देता हूँ। एंड इसके बाद कहा गया है डिड यू सी माई सिस्टर यस्टरडे, एंड इसके बाद आपको लिखना है इफ ही हैड सीन हिज हर सिस्टर द प्रीवियस डे। देखिए जो यस्टरडे है ये प्रीवियस डे बन जाता है। एक बार जरा आप चार्ट में देखिए, यहाँ पे जो यस्टरडे है द डे बिफोर द प्रीवियस डे, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो यस्टरडे को। क्लियर है। ऐसे जो दूसरा ऑप्शन है माई टीचर सेड व्हाट इज योर फादर डूइंग दीज डेज, यानी कि मेरे टीचर ने कहा कि तुम्हारे पिताजी आजकल क्या करते हैं। तो यहाँ पे आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, माई टीचर आस्क्ड व्हाट माई फादर वाज डूइंग दोज डेज, दीज डेज दोज डेज में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, दीज डेज ये दोज डेज में कन्वर्ट हो गया इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। एंड जो क्वेश्चन नंबर 39 है वह कंबाइन द फ्लोइंग एनी वन पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द कनेक्टर्स गिवन अगेंस्ट ईच पेयर। यहाँ पे आपको कनेक्टर्स दिया गया है और आपको इन पेयर को यूज करते हुए आपको इनको एक सेंटेंस बनाना है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है आई हैव बॉट अ डिक्शनरी फ्रॉम द बुक फेयर, मैंने बुक फेयर से एक डिक्शनरी खरीदी। एंड इसके बाद आपको ऑप्शन दिया गया विच, तो विच लगाते हुए आपको इस सेंटेंस को जोड़ना है। आप इसको जोड़ोगे आई हैव बॉट अ डिक्शनरी फ्रॉम द बुक फेयर विच हैज बीन पब्लिश्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिवली। इस तरीके से आपको इसका आंसर देना होगा। तो इस तरीके से आपको जो यहाँ पे वर्ड दिया गया है इनको ही यूज करके आपको इनको कनेक्ट करना होगा। तो इसका ऑप्शन ए और बी आपको ऐसे ही करना है, इन कनेक्टर्स को यूज कर। कनेक्टर्स उन्हें कहा जाता है जो किसी दो सेंटेंस जोड़ने के काम आते हैं। एंड इसके बाद है सेक्शन डी जो कि राइटिंग स्किल है। जैसे पार्ट ए में आपको एमसीक्यू टाइप में लेटर्स दिए गए, आर्टिकल्स दिए गए और उनको आपको पहचानना था। ट्रू एंड फॉल्स जैसे आपको दिया गया। जैसे कि रिपोर्ट राइटिंग में रिपोर्टर का नाम कब लिखना होता है, तो हमने बताया था ना कि टाइटल के बाद लिखना होता है, आफ्टर द टाइटल। हमने ऐसे वहां पे वन वर्ड में आंसर दिए थे, बट पार्ट बी में यहाँ पे आपका प्रॉपर वे में लिख के बताना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 40 इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, यू हैड प्लेस्ड एन ऑर्डर, आपने एक ऑर्डर किया है सारास इलेक्ट्रॉनिक्स से जो कि मयूर बिहार दिल्ली में है और उसका ये एड्रेस यहाँ पे दिया गया है फॉर सप्लाई ऑफ अ वॉशिंग मशीन। आपने एक वॉशिंग मशीन ऑर्डर की है बट अभी तक आपके एड्रेस पर डिलीवर हुई नहीं है आपके न्यू घर में जो कि आरके पुरम में है, सेक्टर 8 हाउस नंबर 142C में। तो आपको एक लेटर लिखना है कि आपका जो वॉशिंग मशीन है डिलीवरी क्यों नहीं हुई। ये लेटर लिखना है मैनेजर को जो कि सेल्स मैनेजर है। आपको कंप्लेन करना है कि भाई इतनी लेट क्यों हो रही है और मुझे अभी तक वॉशिंग मशीन क्यों नहीं मिली जो मैंने ऑर्डर किया है, और आपका नाम रोहित आहूजा है। तो आपको कंप्लेन लेटर कैसे लिखना है, मैंने इस पूरे लेटर को सॉल्व कर दिया है ताकि आप इसका आंसर लिख पाओ। ये देखिए आप इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। इसके अंदर पहले आपको एड्रेस लिखना है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपका पूरा मैटर बताना है और एंड में आपको इस तरीके से क्लोज करना है। ये हो गया पूरा आपका एक कंप्लेन लेटर। इस पूरे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। एंड क्वेश्चन नंबर जो 41 है वो है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन, यानी कि 41 में आपको क्वेश्चन दिया गया है, कोई सा भी वन आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे कि देखिए 1 में आपके क्या कहा गया है, यहाँ पे आपको मेमोरेंडम दिया गया है, पुट द सेंटेंसेस इन देयर राइट ऑर्डर, यानी कि यहाँ पे जो पूरा लिखा गया है ये, यानी ये ऑर्डर फॉर्म में नहीं, उल्टे सीधे दिए गए हैं। आपको इनको ऑर्डर फॉर्म में लिखना है। आपको पूरा पहले रीड करना है इसको, क्या इसमें कमियां है, उसके बाद आपको ठीक तरीके से लिखना होगा। इस तरीके से ये देख सकते हो यहाँ पे आप, ये इसका ऑर्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर है ये। इस तरीके से आपको लिखना होगा। जैसे कि जो सेकंड ऑप्शन है इसमें आपसे कहा गया है यू आर सेक्रेटरी ऑफ जिम खाना क्लब, लखनऊ में है ये, राइट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द मेंबर्स अटेंड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ द गवर्निंग बॉडी, यानी कि मीटिंग होने वाली है जिम खाना क्लब की लखनऊ में और आपको मेंबर्स को इन्फॉर्म करना है, इसलिए आपको एक नोटिस लिखना है और इसमें डिटेल्स देनी है आपको, डेट, टाइम, वेन्यू, कहाँ मीटिंग होगी, आपका नाम प्रभु और प्रतिभा है। तो आपको इस टॉपिक पे कैसे एक नोटिस लिखना होगा, इस तरीके से लिखना होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। आपको इसी फॉर्मेट में यही सेम चीज आपको लिखनी होगी। अगर एग्जाम में कोई और भी क्वेश्चन आता है तो इसी फॉर्मेट में आप लिख सकते हो इस तरीके से, जिसमें आपको मिनिमम वर्ड्स के अंदर नोटिस आपको लिखना होगा, डेट, टाइम, वेन्यू की डिटेल्स देनी होगी और नीचे आपको अपना नाम भी लिखना होगा। एंड क्वेश्चन नंबर जो 42 है इसमें आपको रिपोर्ट लिखना है, यानी कि आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो और वहाँ पे साफ सफाई को देखकर, काफी हाइजीनिक कंडीशन को देखकर आप चिंतित हो जाते हो और उस हॉस्पिटल में जो मेडिसिन की स्टॉक है ये भी खत्म होती जा रही है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो है ये भी कम है, नर्सेस ऑन ड्यूटी है ये भी सही से नहीं कर पा रहे हैं, कैशबुक को लेकर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है इन सारी घटनाओं को बताते हुए। और रिपोर्ट आपको कैसे लिखनी है इस टॉपिक के ऊपर, मैंने एक रिपोर्ट लिख दिया इस टॉपिक पे, ये देखिए आपको इस तरीके से एक टाइटल देनी होगी, नाम लिखने के बाद आपको इस तरीके से रिपोर्ट लिखना होगा। ये हो गया रिपोर्ट का आंसर भी। ये होता है इसका प्रॉपर फॉर्मेट जो कि 120 से लेकर 150 वर्ड्स में लिखना होता है। एंड इसके बाद सेकंड ऑप्शन में दिया गया है कि बाय 2050 इंडिया विल बी अमोंग्स द कंट्रीज विच विल फेस एक्यूट वाटर शॉर्टेज, यानी कि 2050 तक भारत भी उन देशों में से होगा जो कि वाटर शॉर्टेज का सामना करेगा, पानी की समस्या की। यू आर हाईली अलार्म्ड एंड टेरिफाइड ऑफ द फ्यूचर वर्ल्ड विदाउट वाटर, और आप डरे हुए हो बिना
पानी के भविष्य के लिए, इसलिए आपको एक आर्टिकल लिखना है सेव वाटर पे। इसका टाइटल आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो आप इस टॉपिक पे आंसर कैसे लिखोगे, ये रहा इसका आंसर। इस क्वेश्चन को पूरा मैंने सोल्व कर दिया है। ऐसे ही आपको इसका आंसर लिखना होगा। सबसे पहले आपको एक टाइटल लिखना होगा और नेम के साथ पूरी घटना, पूरी कंसर्न जो आपकी है वो इस आर्टिकल में आपको लिख देना होगा। एक भी टीचर आपके मार्क्स काटेगा नहीं, आप अगर इस फॉर्मेट में लिखते हो, अच्छे से लिखते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से जो हमारा सेक्शन डी है राइटिंग स्किल का पोर्शन, ये हमारा खत्म होता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन ई का, जिसमें दो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। सेम जैसे पार्ट ए में आया था, ऑप्शन ए रिसेप्शनिस्ट यूज के लिए था और ऑप्शन 2 ऑफिस यूज के लिए था, बट वहां पे एमसीक्यू ट्रू एंड फॉल्स के रूप में आया था। यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे आपको डेफिनेशन लिखने के लिए, उनको डिफाइन करने के लिए। जैसे कि एज अ रिसेप्शनिस्ट वेल ग्रीटिंग वाइज हेलो नोट यूज, यानी कि एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में जब हम किसी का आभार प्रकट कर रहे हैं, ग्रीटिंग कर रहे हैं, तो हमें क्यों उनको हेलो नहीं कहना चाहिए। तो आपको इसमें आंसर देना है। देखिए जाहिर सी बात है, बिकॉज इट गिव्स नो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, वेस्ट टाइम्स एंड मनी, यानी कि ये एक इन्फॉर्मेशन तो दे नहीं रहा, तो हेलो क्यों कहे भाई। तो डायरेक्ट जो बात है वही कहेंगे ना। रिसेप्शनिस्ट का काम क्या होता है, इन्फॉर्म करना। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन 1 का आंसर देना है डिफाइन करके। अगर आप ऑप्शन 1 कर लेते हो आपको 2 नहीं करना होता, 2 करते हो तो 1 नहीं करना होता। दैट्स अप टू यू, जो अभी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। अब इसमें क्या है, मिस्टर डेविड एक नाम का बंदा है, इनका मीटिंग होता है, एक अपॉइंटमेंट है मिस्टर मेहता के साथ, जो कि एक एडवर्टाइजिंग एजेंट है प्रतिभा आर्ट्स के, और मीटिंग की जो अपॉइंटमेंट है ये 3:30 बजे है। बट मिस्टर डेविड टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे, उनको अर्जेंट काम आ गया, इसलिए वो कैंसिल करवाना चाहते हैं अपॉइंटमेंट। और मिस्टर मेहता वहां पे है नहीं, इसलिए मिस्टर डेविड को एक मैसेज छोड़ना है मिस्टर मेहता के लिए, इसलिए ये मैसेज मिस्टर डेविड वहां के रिसेप्शनिस्ट को देना चाहते हैं, जो प्रतिभा आर्ट्स का रिसेप्शनिस्ट है। और ये मैसेज आपको कैसे लिखना होगा, ये मैसेज आपको इस फॉर्म में लिखना होगा। देख सकते हो आप आंसर के अंदर, मैंने इसको सोल्व भी कर दिया है आपके लिए। एंड ऑप्शन जो सेकंड है इंग्लिश फॉर ऑफिस यूज के लिए, इसमें भी सेम आपको इस तरीके से आंसर देना है। जैसे कि व्हाट आर रिपोर्ट्स, यानी रिपोर्ट क्या होता है, एंड व्हाट इन्फॉर्मेशन डू दे प्रोवाइड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको उनको डिफाइन करना होगा। तो ये इसका आंसर है। इसी तरीके से आंसर भी आपको अपने एग्जाम में देना है 20 या 25 वर्ड्स में। अगर आप ऑप्शन 1 कर लेते हो तो आपको ऑप्शन 2 नहीं करना। अगर आप ऑप्शन 2 करते हो तो इसमें भी जो 45th क्वेश्चन होगा वो भी इस तरीके से आएगा, इसमें ईमेल राइटिंग आएगी। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि राइट एन ईमेल, आपको ये ईमेल लिखना है मिस्टर सैरिन एसके को, जो कि ऑडिटर जनरल है, और ये आपकी कंपनी में आ रहे हैं फॉर ऑडिट के लिए, दैट मींस ऑडिट करने के लिए, देखरेख करने के लिए, ये आप पैसों का लेखा जोखा या टैक्स आप भरते हो नहीं भरते, इसके लिए आ रहे हैं ये। तो ही वांट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कंपनी। तो जो मिस्टर सैरिन है ये आपकी कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आपकी कंपनी कैसे क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है भाई। तो एरिया ऑफ ऑपरेशन एंड बिजनेस के बारे में आपको बताना है। और आपकी जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है स्वर्ण गारमेंट्स, जो कि द्वारका दिल्ली में है। और आपको एक ईमेल आईडी लिखनी है। तो यहाँ पे आपको मेल दी देगा, आपका मेल ये है और जिनको आपको मेल लिखना है उनका मेल ये है। इस तरीके से आपको इसका आंसर देना होगा। फ्रॉम में आपको अपना मेल डालना है और टू में जिसको आप मेल भेज रहे हो, यानी कि मिस्टर सारिन को आप मेल भेज रहे हो, इनका मेल आपको डालना होगा और इस तरीके से आपको मेल लिख देना है। तो यहाँ पे आपको मैंने मेल लिखने का फॉर्मेट बता दिया है, इसी फॉर्मेट के अंदर आपको मेल लिखना होता है। इस प्रकार पार्ट ए और पार्ट बी में कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको दोनों एक एक करके बताया भी है, डीपली करके भी समझाया है, ताकि आप अपने एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। तो इस प्रकार टोटल हमने 45 क्वेश्चन समझ लिए, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को मिलाकर। इस वीडियो में मैंने आपको सैंपल पेपर सोल्व करके बता दिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और कैसे आपको आंसर देना है। लेकिन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर के साथ प्रिपेयर किया है क्वेश्चन बैंक के अंदर। आप इस क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन बैंक के अंदर एनुअल बोर्ड की बुक्स को सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। चैप्टर्स के क्वेश्चन लिए गए हैं जो लिटरेचर पार्ट के क्वेश्चन है, एंड इसके अलावा टॉप 100 न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन एंड आंसर दिया गया है। चैप्टर वाइज इसके नोट्स भी है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप्स के इसके अंदर क्वेश्चन है, एंड इसके अंदर पैसेज, पोइट्री, ग्रामर, राइटिंग स्किल्स सभी कुछ सॉल्व करके दे दिया गया है। और इसके अंदर एक्स्ट्रा भी दिया गया है, अगर इसमें से क्वेश्चन आए तो सेम एज इट इज आपको लिख देना है, फॉर्मेटिंग करके बता दी गई। तो आप इस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, ये नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको सिंपल इस लिंक पे क्लिक करना है, वाई नो के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ डिटेल्स फिल कर देनी है। नोट्स आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगी और आपको इसको रीड कर लेना है। इस नोट्स को पढ़ लेने के बाद आपको बुक्स या कुछ और पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसी नोट्स में से पूरा एग्जाम आएगा, आपका फॉर्मेट आपको समझ में आ जाएगा और आप इजीली लिख पाओगे। आई होप आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और आपको आंसर भी इसी टाइप से देना होगा। अब आपके मन में जो कंफ्यूजन है कि न्यू इंग्लिश का सिलेबस है, आंसर कैसे आएगा, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा इस वाले वीडियो से। इस वीडियो के अंदर मैंने एनुअल बोर्ड के द्वारा जो सैंपल पेपर दिया गया है बस वही डिस्कस किया है, कोई अलग से कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया है। लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बेशक वो क्वेश्चन चेंज करेंगे लेकिन पैटर्न फॉर्मेट तो सेम यही रहने वाला है। और आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि फॉर्मेटिंग के भी आपको मार्क्स मिलते हैं, प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स मिलते हैं, कंटेंट के मार्क्स मिलते हैं, एक्सप्रेशन के भी आपको अलग से मार्क्स मिलते हैं। आप देख सकते हो इस वाले चार्ट के अंदर अलग अलग कैटेगरी में आपको मार्क्स मिलते हैं। एक भी क्वेश्चन छोड़कर आपको नहीं आना है, जैसा भी आता है लिख कर आना है। इंग्लिश आती है
तो बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश नहीं भी आती है, टूटी फूटी इंग्लिश में लिख दीजिए, जितना भी आपको पता है थोड़ा पैसेज में उठाइए, थोड़ा क्वेश्चन की लाइन उठाइए, लिख दीजिए, लेकिन एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना। इंग्लिश में आसानी से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और इस वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत।